प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ दावा कई आहे त साइफ़र वारे मामले ते PTI चेयरमैन ते आर्टिकल 6 मुकमल लागू थी सघे थो पियो। हुकूमत साइफ़र वारे मामले खां पोइ याने PTI चेयरमैन जे अॻूणे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान जे इंकिशाफ़ खां पोइ हुकूमत PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ कहिड़नि महाज़न ते गौर करे रही है। छा PTI चेयरमैन की गिरफ़्तारी जा इम्कान आहिनि? छा ईंदड़ चूंडुनि में PTI चेयरमैन इलेक्शन विड़ी सघंदो या नाहिली वारो जेको मामिलो आहे उहो हाणे PTI चेयरमैन ते लागू भी थी सघे थो? इन तमामु मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं त PTI चेयरमैन जी हाणे पॉलिटिक्स किथे बीहंदी साइफ़र वारे मामले ऐं आज़म ख़ान जे इंकिशाफ़ खां पोइ। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजज़िया निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो नामियारो कानूनदान ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर यासीन आज़ाद साहब ऐं असांखे मियाँ ताहिर साहब पिण जॉइन कंदा। सलमान आबिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप बकौल एक तजज़िया निगार के, एक लेखक के, एक पॉलिटिकल एनालिसिस के, आज़म खान के इंकशाफ को आपने कैसे देखा है गुज़िश्ता 3 दिनों से? सर देखिए, अभी तक तो आज़म खान का कोई ऐसा इंकशाफ सामने नहीं आया जो हैरानकुन पहलू हो। ज्यादातर वही गुफ्तगू है जो पहले आ चुकी है। अब मालूम नहीं कि उन्होंने ऑफिशियली जो पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है जी वो क्या है। अभी हमने पढ़ा तो है नहीं उस तरह का डॉक्यूमेंट। और आज भी जब वो वहाँ पे पेश हुए हैं अदालत में, अल कादिया ट्रस्ट के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई है वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये बात तो समझ आ रही है ना कि आज़म खान जो है वो कहा जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं और जो इल्जामात है PTI के ऊपर उसकी तस्दीक कर रहे हैं जी। तो अब ये मामला क्योंकि अदालतों में, लेकिन एक ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान की अदालतों में 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने बयानात होते हैं जी सर, उसको उसकी बुनियाद बना के आज तक किसी को सजा नहीं हुई। क्योंकि जब ये बयानात हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पिट जाते हैं। जैसे सागदार साहब ने भी 164 के तहत बयान दिया था, आपको याद होगा, जी शरीफ नवाज शरीफ साहब के बारे में। जी लेकिन बाद में उन्होंने मुकर गया। उन्होंने कहा मैंने तो प्रेशर में आके ये बयान दिया था, जी उसमें तो दबाव डाला गया था। जी इसलिए महज 164 की बुनियाद के ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात यह है कि जब ये सारा मामला खुलेगा, जी साइफर वाला मामला, जी तो उसमें तो और बहुत से पहलू है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास है, उनकी रिकमेंडेशंस है, डिमैश किया आपने, वहाँ पे उनको इत्तेजाजी मरासला लिखा जी और आपने खुद इतराफ किया कि जनाब इसकी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं है। फिर जो अमेरिका में सफीर थे पाकिस्तान के असद मजीद, जी उनका मौकफ भी बड़ा वाज़ेह था। जब शहबाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उन्होंने कहा जी हाँ ये जबान इस्तेमाल की गई थी, मैंने तो उसकी तस्दीक की है। जी तो फिर बहुत से पहलू हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि महज आजम खान के मामले पे मामला आ जाएगा। फिर देखिए, जब आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने यही साइफर जो है ये जी। चीफ जस्टिस को भी भेजा था, फिर इसके बाद सदर मुमलिकत को भी भेजा था, पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर बहस की गई थी। यानी फोरम तो उन्होंने सारे इस्तेमाल किए थे ना, जी लेकिन सर। हमने उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। और आज भी साइफर के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो उस तरह से तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, मामला चलेगा आगे, तो पता चलेगा कि मामला कैसे चलते हैं। अभी तो इसके ऊपर सियासत हो रही है और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वो तोशा खाना, उसके बाद फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग और पता जी। नहीं कहाँ से चले थे। जी फाइनली आप आके दोबारा खड़े हो गए हैं साइफर के ऊपर। जी इसका मतलब है कि अभी चीजें जो है वो आपको इस तरह से मिल नहीं रही है, फिर मामला जो है इसी तरह से चल रहा है। तो अभी फौरी तौर पर आजम खान के बयानात को बुनियाद बनाकर ये कहें कि मामला हल हो गया है, उसका कोई इम्कान नहीं है। दूसरी बात यह कि अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आर्टिकल जी 6 लगाना है। जी जी आर्टिकल 6 जिस पे लगाना था जनरल मुशर्रफ पे, जी वहां तो पूरी मुस्लिम लीग नून की लातें कांप गई, जी टांगे कांप गई। जी वहां लगाया नहीं। उस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब ने, चौधरी निसार साहब ने एक रास्ता निकाला उनके लिए और उनको बाहर निकाला गया। ठीक है ना, उस वक्त जी। एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किया। जी नवाज शरीफ साहब अपनी ख्वाहिश के बावजूद आर्टिकल 6 नहीं लगा सके। तो अभी इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बातें तो बहुत हो सकती हैं, तो लेकिन ये बहुत कबल अज़ वक्त बात है। सलमान आबिद साहब, हम एक तरफ देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में केस चल रहे हैं इमरान खान की नाअहली के ऊपर और वो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, फिर तोशा खाना का मामला भी है और उसके बाद फिर हम 2 दिन पहले एक और केस भी जो है वो उनकी जो तीसरी शादी है उनके निकाह वाला मामला जो है वो भी अब अदालत में चला गया और उसके बाद अब ये साइफर वाला मामला। तो क्या आप समझ रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो रास्ते हैं वो तंग होते जा रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि नहीं वो उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है इन तमाम मुकदमात को बुनियाद बनाकर? इसमें वो वजन नहीं है जिस वजन की बात आप कर रहे हैं। अगर बात इद्दत में निकाह की आ गई है जी सर, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान के साथ सुलह कर ली जाए, फिर आपके पास कुछ बाकी नहीं बचा। तोशा खाना की जो बात है, जी सलमान साहब, आप तोशा क्या कह खाना रहे हैं कि में तो- इमरान खान के साथ सुलह करना चाहिए?
नहीं, मैं कह रहा हूँ हुकूमत सुलह कर ले फिर। अगर बात उनकी इद्दत के निकाह वाली आ गई ना मुकदमे की, सही 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 तो फिर मतलब आपको बात खत्म होगी ना आपके पास। सही। तोशा खाना में तो देखिए ना, माशाल्लाह जरदारी साहब ने भी गाड़ी ली है। वो बहुत गरीब आदमी थे बेचारों के पास, तो चलने फिरने के लिए गाड़ी कोई नहीं थी, उन्होंने भी गाड़ी ली, गाड़ी बेची। खाकान अब्बासी साहब एतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने घड़ियां ली, उन्होंने बेच दी। मरियम नवाज ने भी गाड़ी ली। वो तोशा खाना की जो फहरिस्त आई है वो पढ़ ले। तो अगर तोशा खाना के साथ को बुनियाद बना के इमरान खान साहब ने नाहिल होना है, तो फिर ये सारी सियासी जमातें भी नाहिल होंगी। इसलिए अभी मुझे जाती तौर पे लगता है कि अगर कहीं ये तय हुआ है कि इमरान खान साहब को इंतखाबात से पहले नाहिल करना है, तो वो किया जा सकता है। उसमें क्या मसला है? हम अपने इदारों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदालतों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कानून का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, और बाई फोर्स जो है वो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। मामले में बेशुमार लोगों को डिस्क्वालीफाई करने की किया गया है। खुद नवाज शरीफ साहब जो है 2018 का इंतखाब नहीं लड़ सके, आपको पता ही है। मरियम नवाज नहीं लड़ सकी थी। तो लेकिन मसला ये है कि ये अभी चीजें इतनी आसान नहीं है। मुझे लगता ही है कि अभी ये सारे प्रेशर जो है ना इमरान खान के ऊपर जो पड़ रहे हैं, उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि वो उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले एक नजर आ रहा है कि शायद वो उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। लेकिन सलमान अभी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो माशी बहरान है वो बड़ा संगीन बहरान है। इस ज़मीन के कोने पे शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें इस तरह के शदीद तरीन बहरान हो। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आपको किसने कहा है कि मुल्क में माशी बहरान है? लगता है आप इसाक डार साहब की तकरीरें नहीं सुनते, आप प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब नहीं सुनते। आप हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर माशी बहरान का हल ढूंढ लिया है। अब लोग काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ हमारे मीडिया में बैठे हुए आप और मेरे दोस्त, हम जैसे लोग हैं, उनको ही लगता है कि माशी बहरान है। मुल्क तो बड़े अच्छी तरीके से आगे जा रहा है। सर आप बखूबी आगा हैं। अगर इसाक डार साहब की बातों पे यकीन करते तो वो 200 से नीचे डॉलर को ले आते। लेकिन इसाक डार आज हमारा मौजू नहीं है, हम सियासत पे बात कर रहे हैं। तो सर सवाल मेरा ये है कि जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। आप लाहौर में बैठे हुए हैं, हुक्मरानों का शहर है, लेकिन लाहौर की सियासत और पाकिस्तान की सियासत जो है वो 80 की दहाई से, क्या हम ये समझें कि 80 की दहाई से अब आगे नहीं बढ़ रही? इमरान खान के ऊपर जो केस बनाए जा रहे हैं पीटीआई चेयरमैन के ऊपर, यहाँ पीटीआई चेयरमैन जब हुकूमत में थे तो उन्होंने जो केस बनाए थे, आखिर क्यों हमारी सियासत जो है वो 80 और 90 की दहाई में ब्लॉक फ्रीज हो चुकी है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। भट्टो साहब को भी ये सारे मामला फेस करने पड़े जी, बेनजीर भट्टो को भी ये सारे मामला फेस करने पड़े जी, नवाज शरीफ साहब को भी ये सारे मामला फेस करने पड़े, जरदारी साहब के खिलाफ भी बेशुमार मुकदमात बने जी, और खुद इमरान खान साहब के खिलाफ भी माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने वाला है, डबल सेंचुरी होने वाली है जी। मुकदमे बनते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सियासत में तो कुछ नहीं सीखा ना। बिल्कुल सही। हमारी जमहूरियत में तो कुछ नहीं सीखा ना। अपने सारे मामला उठा के एस्टैब्लिशमेंट के सामने रख देने और एस्टैब्लिशमेंट के खेल का हिस्सा बन जाना, या अपनी सियासी मुखालफत में सियासी मुखालफिन को खिलाफ जो है ना कुचलना, सियासी मुखालफिन को खत्म करना, यही हमारा एजेंडा रह गया ना जी। इसका नतीजा देख लीजिए क्या हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत जो है वो कमजोर हो गई है। आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी कमजोर हो गई है। मुल्क की मईशत का ये हाल आपने कर दिया है कि माशाल्लाह अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मिसालें हम दे रहे हैं कंपैरिजन के अंदर, ठीक है ना जी। तो ये देखिए ना, ये सारी बर्बादी हुई है, तो इसका जिम्मेदार कोई एक तो नहीं है। ना हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को कह सकते हैं, ना सिर्फ हम सियासतदानों को कह सकते हैं, ना हम सिर्फ जुडिशरी को कह सकते हैं। सबने अपना अपना हिस्सा डाला है ना सर इस खेल के अंदर, और इस खेल की वजह से आज पाकिस्तान सियासी तनाई का शिकार भी तो नजर आ रहा है ना। सही कह रहे हैं। तो कुछ सीखें हम अपनी माजी सियासतदान सीखें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, अब इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं। तो लगता है कि हुकूमत के अंदर बहुत से लोग चाहते हैं कि इमरान खान को ना। अभी कल आपने देखा तो जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं सलीम मांडीवाला जी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए जी, जी। और हम पीपल्स पार्टी वाले ऐसा नहीं सोचते जी, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए जी। तो कहने का मतलब है कि हमारी सियासतदान भी तो कुछ सीख लेना माजी की गलतियों से जी। उसका तो कोई नहीं, अभी हमें आसार नजर नहीं आ रहे सीखते। तो फिर सलमान अभी साहब, ये फिर मुल्क जमहूरियत अगर ऐसे ही चलता रहा, बस ये किताबों में अच्छा लगेगा आपको, सियासतदानों की बातों से अच्छा लगेगा। पीपल्स पार्टी, अभी प्राइम मिनिस्टर अपना शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर आप नवाज शरीफ साहब को वोट दें तो इस दफा आके वो हालत बदल देंगे जी। ये पिछले 30 साल से तो वो हालत बदल ही रहे हैं ना जी, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी की सिंध में 15 साल से हुकूमत है जी।
तो क्या इनकलाब आ गया वहां पे भैया, जो आप अपने अगले 5 साल में लेके आएंगे। जी तो मेरा मतलब है कि कुछ हम लोग जज्बाती सियासत से बाहर निकले ना, बिल्कुल सही कह रहे रियलिटीज को तस्लीम करें। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासतदानों को कुछ ना कुछ तो माजी के तजुर्बों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान आबिद साहब। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये जो अब पावर पॉलिटिक्स में आ गई, अब सिंध के हालात तो बहुत ख़राब हैं, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे बखूबी आगाह, आप मुझे यकीन है कि आप सिंध की पॉलिटिक्स से और सिंध के हालात से बखूबी आगाह हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र भी है सिंध में। तो अब जो आने वाले इलेक्शन है शायद ही कोई अपोजिशन में हो, बहुत तेज़ी से लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये जमहूरियत के लिए कतन बेहतर नहीं है कि आपके पास अपोजिशन ही ना हो। लेकिन बात यह है कि जब आप इलेक्शन का जो मामला है उसमें सियासी इंजीनियरिंग के तहत इलेक्शन से पहले नताइज तय कर लेते हैं जी और तय कर लेते हैं कि किस सूबे में किसकी हुकूमत बनेगी जी और मरकज में किसकी हुकूमत बनेगी, जी, तो फिर आप उससे अंदाजा लगा लीजिए ना कि इंतखाबात की क्या हैसियत है। सही कह रहे हैं आप, सही अब कह रहे फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि मैं सदर बन जाऊं, मेरा बेटा जो है वो केपीके का चीफ मिनिस्टर बन जाए। जरदारी साहब चाहते हैं कि मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हैं। जी या नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरी बेटी चीफ मिनिस्टर बन जाए। जी ये फैसले हम सियासी मैदान में करने की बजाय बड़ी ताकतों के साथ मिलकर खेल खेलना चाहते हैं। जी तो और फिर दूसरी बात है कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में तो मजबूत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन ना मुस्लिम लीग नून ने कभी सिंध में काम किया, जी ना पीटीआई ने कोई काम किया, जी ना वो सिंधी नेशनलिस्ट जो है वो पूरा 5 साल कोई काम करते हैं। जब इंतखाबात आते हैं तो पीपल्स पार्टी की मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। जी, तो एक किस्म का वॉक ओवर दिया हुआ है ना, सही कह और रहे हैं। यही वॉक ओवर जो है पंजाब में पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को दिया हुआ था। आपको याद है अच्छी तरह से माजी में। जी सिंध में तो आते हैं, पंजाब में तो पॉलिटिक्स ही नहीं करती पीपल्स पार्टी, जी केपीके में तो कोई पॉलिटिक्स ही नहीं करती। जी तो हमने भी तो सूबों में पीपल्स पार्टी ने भी वॉक ओवर दिया हुआ है। पीटीआई जो है वो सिर्फ 2 सूबों की जमात है ना जी, जी केपीके में या पंजाब में। बलूचिस्तान में वॉक ओवर दिया हुआ है। कराची की हद तक थोड़ा सा बहुत रोल निकला था पिछले इलेक्शन में। तो हमारी सियासी जमातें जो है वो सियासी जमातें थोड़ी है, ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। सूबे वाइज किसी का किस सूबे में जारादारी है, किसकी किस सूबे में जारादारी है, किसकी किस शहर में जारादारी है, ये उसकी बुनियाद पे बंदर बांटा। इसलिए कोई सिंध में आ जाए, कोई पंजाब में आ जाए, अगर आपने इक़्तिदार में आके सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करना, जी सिस्टम में बुनियादी नोयत की तब्दीली लेके नहीं आनी। आज सिंध में मैं पता चला, मैं खबर सुन रहा था, 160 रुपए किलो चीनी मिल रही है, बिल्कुल 50 रुपए से ज्यादा का बिजली का यूनिट हो चुका है। जी पीक टाइम का यूनिट जो है वो 60-70 रुपए का हो गया है। जी, तो आप क्या दे रहे हैं लोगों को इस जमहूरियत के साथ भैया? इससे क्या मिल रहा है किसी को, मुझे बताइए। और आटा जो है वो आज आप देख लीजिए किस रेट पे चला गया, सही कह रहे बिजली हैं। किस रेट पे चली गई है, गैस किस रेट पे चली गई है, इलाज मालजे के मसाइल देखिए। यानी आपने कुछ छोड़ा है इस आम आदमी को कुछ खड़ा होने के लिए? तो अभी आप सिंध में देखें, वो टीचरों के एहतजाज हो रहा था तो उनको डंडे पड़ रहे थे। ठीक है, पंजाब में सरकारी अफसरों की ये 200 अरब रुपए की गाड़ियां आ रही, ठीक है ना जी। और जी। वहां पे भी देखिए नहीं कि हर तरफ जो है ये जो पैसा IMF का आता है, बाहर से इमदाद आती है, हम लोगों के नाम पे पैसे मांगते हैं, वो लोगों की बजाय एक मखसूस खानदान ताकतवर अफराद के दरमियान खेल खेला जाता है। उनकी बंदर बांट होती है, उनको इक़्तिदार में हिस्सादारी मिलती है, उनको नवाजा जाता है। आप देखिए ना किस किस्म की, आप पाकिस्तान जिस किस्म की माशी बदाली का शिकार है, जिसका जिक्र अभी आपने किया था, जी आपको लगता है हुक्मरानों के करतूत से, हुक्मरानों के तर्ज अमल से, हुक्मरानों के की सियासत से, हुक्मरानों की हुकूमत से लगता है कि ये कोई गरीब कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा सलमान आबिद साहब, गरीब मुल्क, तो ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? जी जी जी, सलमान साहब तो मातम करे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये जो इश्यूज उठा रहे हैं ये रियल आम आदमी के इश्यूज हैं, जिस पे किसी की नज़र ही नहीं जा रही, या नज़र जा भी रही है तो कोई बोल नहीं रहा। लेकिन सलमान आबिद साहब, क्या ये समझा जाए कि ये जो इक़्तिदार की हासिलात के लिए सियासत हो रही है वो अब इतनी पावरफुल हो गई है कि जो हमारी नजरियाती पॉलिटिक्स है, क्या अब ये समझा जाए या ये मान लिया जाए कि वो मुकम्मल खत्म हो चुकी है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं नहीं अब भी नजरियाती पॉलिटिक्स है? 80 की दिहाई में नजरियाती सियासत का खात्मा हो गया था। 90 की दिहाई में नॉम चॉम्स्की के बकौल, जो अमेरिका के बड़े मुसन्निफ हैं, स्कॉलर हैं, उनके बकौल पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट सियासत आ गई है। पैसे पे चलने वाली सियासत, मुनाफे पे चलने वाली सियासत, कंपनी पे चलने वाली सियासत। आप पैसा लगाओ, तमाशा देखो। अब इलेक्शन के लिए टिकट लेने के लिए आप 2 करोड़ रुपए खर्च करो, इलेक्शन जीतने के लिए 3-4 करोड़ रुपए खर्च करो, 7-8 करोड़ रुपए खर्च करके आओ, 10-15 करोड़ रुपए कमाओ। ये है आज की सियासत। आप देख लीजिए सियासतदान जिस वक्त इलेक्शन लड़ने से पहले, पहला इलेक्शन लड़ने से पहले क्या होते हैं फाइनेंशियली, फिर उसके बाद इक़्तिदार में आके उनके कारोबार, उनकी इंडस्ट्रियां कैसे बढ़ती हैं। तो यहाँ तो अब सियासत जो है वो नजरियाती बुनियादों पे तो कोई भी नहीं हो रही ना। कौन सी नजरियाती? अब तो मजहबी जमातों की सियासत भी नजरियाती सियासत नहीं रही। अगर आप फजलुर रहमान की सियासत को नजरियाती सियासत कहते हैं तो मैं उस पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूँ।
सलमान आबिद साहब, इस तमाम तर मंजर में और जो आप तज्जिया कर रहे हैं, यकीनन वो तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। क्या कोई उम्मीद की किरण भी है, कोई अच्छी खबर भी है सर? उम्मीद की किरण ये है कि जब तक पाकिस्तान की रियासत, और पाकिस्तान की रियासत से मेरी मुराद है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, जी सर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो इसमें हुकूमत भी है और अपोजिशन भी है, मिल बैठ के कोई रास्ता नहीं निकालेंगे आगे बढ़ने का, जी और आइन और कानून के दरमियान चीजों को लाके पाबंद नहीं करेंगे, सियासत और जमहूरियत के बुनियादी हकीकी असूलों पर इत्तफाक नहीं करेंगे, जी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। ऐसे 50 इंतखाबात करवा लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। यही ताकतवर तबका जो आपके इंटीरियर सिंध के अंदर है, ये ताकत की बुनियाद पे, बंदूक की बुनियाद पे, धमकियों की बुनियाद पे, दबाव की बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे इंतखाबात जीतता रहेगा, और हमारी सियासत और जमहूरियत का तमाशा यूं ही बनता रहेगा, चाहे वो सिंध है, चाहे वो पंजाब है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे वो KPK है, कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। इसलिए अब पाकिस्तान की सियासत में बुनियादी तब्दीली के लिए एक बुनियादी सर्जरी भी दरकार है, और ये जो कैंसर का मर्ज है, इसका अगर इलाज आप डिस्प्लिन की गोली से करके समझते हैं कि सियासत और जमहूरियत आगे चलेगी, तो ये सिर्फ एक खुशफहमी तो हो सकती है, सही बात, इसका हकाइक से कोई ताल्लुक। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा वक्फे खां में असां ॻाल्हाए रहियासीं त साइफर में अॻूणे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी PTI जे चेयरमैन जे अॻूणे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जे इंकशाफ खां पोइ PTI चेयरमैन जी सियासत ऐं ख़ुदि PTI जी सियासत जेका आहे उहा किथे बचंदी, ऐं हीअ इंकशाफ थियनि पिया इन जी कानूनी हैसियत कहिड़ी आहे, छा 164 जी कानूनी हैसियत कहिड़ी आहे, ऐं साइफर के अगर आज़म बकौल आज़म खान जे त अगर उनखे सियासी मुफ़ादनि या ज़ाती मुफ़ादनि लाइ इस्तेमालु कयो वियो त पोइ उन जी सज़ा कहिड़ी आहे। प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब। यासीन आज़ाद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आज़म खान का 164 हुआ है, 164 की सर कानूनी हैसियत क्या है? सबसे पहले तो सर इस पे सर आप जरा हमें समझाइएगा प्लीज। देखिए 164 का जो स्टेटमेंट होता है, जी सर, एक तो वो होता है जो इस तरह से जुर्म होता है, आदमी ने खुद को जुर्म किया हो, जी सर, और वो इस बात का एतराफ कर ले कि मैंने जो जुर्म किया है तो उसको तो उसके हिसाब से सजा होगी। जी सर। और एक ये होता है तो केस बनता हो और उस केस के अंदर वो आदमी भी उसकी हद तक इन्वॉल्व हो, तो वो अगर 164 का बयान जैसे मजिस्ट्रेट की अदालत में देता है, जी सर, तो मजिस्ट्रेट उसको फुल अपॉर्चुनिटी देता है सोचने का, समझने का, और यहाँ तक भी बताता है कि जो 164 का स्टेटमेंट दे रहे हैं ये कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। ओके। फुल अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर विटनेस उसके बावजूद 164 का स्टेटमेंट देता है, जी सर, तो फिर कानून के मुताबिक उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले उसको सोचने का पूरा मौका दिया जाएगा। ओके सर। तो अगर कोई मुकदमा अटकड़ी में है और वो इस तरह से जुर्म करता है 164 का स्टेटमेंट देने के लिए, तो उसकी अटकड़ी भी खोली जाती है और इसको दूर हटा दिया जाता है, और इसका एक खास प्रोसीजर है जिसको बहुत पूरी तरह से अडॉप्ट किया जाता है। तो जब वो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट यहाँ तक भी कहता है कि 164 का स्टेटमेंट कल आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है, जी सर, वो ये कहता है कि बिल्कुल दुरुस्त है, अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये मेरा स्टेटमेंट मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो 164 का जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है, जी सर, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, ये मामला ट्रायल कोर्ट में जब जाता है, जी सर, तो ट्रायल कोर्ट में जब एविडेंस होती है तो 164 का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट आता है कोर्ट में। ठीक सर। और वो ये अपना बयान देता है कि मैंने 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और उसका मैंने पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया। ठीक सर। अगर प्रोसीजर में किसी किस्म की कोई गलती होती है तो बात उसका बेनिफिट जो है वकील को जाता है। राइट सर? सही सर। यासीन साहब सर, कतई कलाइम आप सर, क्या इसमें जरूरी है कि जो अपोनेंट पार्टी है जिसके खिलाफ आप 164 कर रहे हैं, आप एतराफी बयान दे रहे हैं या उसके खिलाफ कोई चार्जशीट बता रहे हैं, तो उनका होना भी वहां पे लाजमी है? बिल्कुल, इस बात की जरूरत नहीं है कि उसका होना जरूरी है, लेकिन अगर उससे ये इत्तला मिलता है कि फिलहाल 164 में इसका स्टेटमेंट मेरे खिलाफ बनने जा रहा है तो आप अपने वकील इंगेज करके जा सकते हैं। अच्छा। यही वजह है कि 164 का जो स्टेटमेंट होता है, जब आपका ट्रायल कोर्ट में आप जाएंगे तो विटनेस पे भी क्रॉस होगा और जिस मजिस्ट्रेट ने एविडेंस रिकॉर्ड किया उस पर भी क्रॉस होगा। ओके। तो सब पे जरा होगी।
ये नहीं है, इवन मजिस्ट्रेट में भी गिरा होगी कि आपने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया उसमें आपने ये गलती की, उसको बेनिफिट भी अक्यूज हो जाएगा। ओके सर। तो 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एक वाजिया तरीका कार दिया गया है कानून के अंदर, और उसके मुताबिक उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। तो सर जरा होना लाजमी है 164 में? जब ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा तो डिफेंस काउंसिल को इस बात का पूरा इख्तियार है कि वो मजिस्ट्रेट को भी जरा करे, जिसने 164 का स्टेटमेंट दिया उसको भी जरा करे। जी सर। और जरा करने के बाद, क्योंकि आइन का आर्टिकल 10A आने के बाद फेयर ट्रायल का मतलब भी यही है कि हर आदमी को पूरा मौका भी दिया जाएगा इंसाफ करने का। ओके तो सर। 10A आइन का आर्टिकल 10A के तहत ट्रायल का पूरा हक दिया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई क्रॉस नहीं करना चाहता डिफेंस काउंसिल जी सर। तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट कभी भी खत्म नहीं होगी। ओके सर। सर ज़रा अब आ जाते हैं साइफर वाले मामले पे। तो कल वज़ीर कानून ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट भी मीडिया की जीनत बनी हुई है कि साइफर वाले मामले पे, साइफर केस में पीटीआई चेयरमैन के ऊपर आर्टिकल 6 लागू हो सकता है। कानून क्या कहता है सर, साइफर को अगर ज़ाती मुफादात के लिए या सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट है, तो फिर उसकी सज़ा क्या है सर? सर देखिए, पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब कोई बनता है जी सर, तो वो आइन के तहत जो हलफना दिया गया पूरे हलफ उठाता है। जी सर। उसमें जहाँ तक भी हलफनामे के अंदर की बात मौजूद है कि मैं अल्लाह को अजल को जानकर कहता हूँ कि स्टेट की कोई भी सीक्रेट है उनको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आइन की खिलाफवर्जी नहीं करूंगा, आइन की पासदारी करूंगा। अगर मैं और आप आइन पे के तहत कसम उठा लेते हैं, कसम उठाने के बाद अगर हम फर्जी के साथ कोई डॉक्यूमेंट या स्टेट सीक्रेट को अगर हम दायर करते हैं तो मेरे नजदीक वो एक किस्म का गद्दारी के तौर पर बदलाव होता है। आइन से खिलाफ, आइन की जो होश लेते हैं उसकी खिलाफवर्जी हो जाए। सही। अब साइफर का जहाँ तक मेरा तल्लुक है, हम लोग बड़े जज्बाती अंदाज में बात करते हैं। मैं तो एक कहता हूँ कि जहाँ तक स्टेट का तल्लुक है, एक स्टेट जो है مثلا आज अमेरिका कोई खत या आपको लिखता है और वो किसी किस्म का कोई सख्त संदेश अदा करता है, उन सब जुमलों का वापसी जवाब जो है आपका जो इंटरसेडर होगा वो देगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके जो देसी मामला के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप के साइफर जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क को लिखते हैं, उसका जो रिप्लाई दिया जाता है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसकी अपनी वैलिडिटी होती है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। सही सर। यहाँ तो मजे की बात यह है कि पब्लिकली हजारों के जलसे में इमरान खान ने अपनी जेब से कागज निकाला जी, लहराया और कहा ये वो साइफर है जो मेरे पास है, जो अमेरिका हमारे मामला में मुदाखलत करने चाहता है, फलां आदमी के साथ मिलकर हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करने चाहता है जी। ये जो होता है ये तरीकाकार गलत था, नहीं होता किसी भी सूरत में। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो तरीकाकार है, देखें आज मसलन सूडान में कुरान पाक की बेहरमती हुई जी, इराक ने वहाँ के एम्बेसडर को निकाल दिया, हम हिम्मत नहीं करते लेकिन इराक वाले ने निकाल दिया जी। ये इराक के गवर्नमेंट का एक सख्त स्टेप है ना सर। जी सर। हम फ्रांस से सफीर को निकालने की बारी आई, हम नहीं निकाल सके, जी, लेकिन फ्रांस से सफीर को निकालने का अगर कोई मामूली मुल्क से सालने से गलता है तो सफीर को निकालने का इख्तियार आपके पास है। सही सर। लेकिन आप इस वजह से नहीं निकालते कि हमारे उस मुल्क के साथ तल्लुकात खराब हो जाएंगे। जी। लेकिन मैं आज इराक को बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने स्वीडन के सफीर को इमीडिएटली कहा कि इराक छोड़ दो। जी। ये एक मुल्क जिसमें मामले में मुदाखलत नहीं, आप प्रोटेस्ट के तौर पर सफीर को हटाते हैं जी। या मैं इंडिया पे अटैक करके इंडिया को मार डालूंगा, आजकल के दौर में ये नहीं मुमकिन नहीं है। इंडिया हमारे मामला में मुदाखलत करता है, हम उसका सख्त से सख्त जवाब देते हैं। जी सर। जवाब देना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये आगे ऑफिशियल लेटर होते हैं जो एक स्टेट दूसरी स्टेट को लिखती है। जी सर। और उसका जवाब जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री देती है, उसका जो आता है वो फॉरेन मिनिस्टर के पास जाता है, उसको प्राइम मिनिस्टर के सामने प्लेस किया जाता है। जी सर। यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई और बार बार ये बात कही जा रही है तो उस साइफर को अमेंड किया गया, उसको उसमें के अंदर चीटिंग की गई, उसके वर्डिंग को चेंज किया गया और मीर जाफर और पता नहीं मीर जाफर दुनिया भर के अपने रिप्ले लगाए कहा कि अमेरिका हमारे मामला में मुदाखलत करता है, अब का नारा लगाया
हम लोग इतने जज्बाती हैं, हमने कहा हमारी आजादी से यहाँ से आ गई और हमने भी यहाँ में हमला कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आजकल का एटमी दौर है, हर मुल्क की अपनी आईनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है, कोई आदमी किसी पे अटैक नहीं कर सकता। अब ज्यादा तो पाबंदी लगा देंगे ना किसी चीज पे। सही सर, अमेरिका बड़ी पावर है, कोई चीज आपको नहीं देगा, माली इमदाद बंद कर देगा और क्या कर देगा आपका, सही सर, आप पे अटैक तो नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप जो बिल्कुल फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर फिर भी मेरा सवाल आपसे समझने का यही होगा कि इस सज़ा क्या है सर कानून में साइफर वाले मामले पे? अगर जो हमारा ऑफिशियल स्पेशल एक्ट है उसमें 2 से लेके 14 साल की सजा है। 2 साल से लेके 14 साल सजा 1 दिन की हो या 4 दिन की हो। यूसुफ रजा गिलानी को फिर द राइजिंग का 4 सजा हुई, प्राइम मिनिस्टर से हाथ होके 5 साल नायल होके बैठ गया। जी सर। अगर इमरान खान को भी 1 दिन की सजा हो जाती है मिसाल के तौर पर, जी सर, तो 5 साल के लिए गया ना हो। बिल्कुल सही, 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने का मजाज नहीं है। बिल्कुल सही। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत के ग्रांट पे आपने फारिग नहीं किया ना? जी सर। बड़े तरीके से करके, हालांकि हुकूमत का कोई ग्राउंड नहीं था, कोई केस नहीं बनता था। अच्छा सर, आपने मैंने किया सर और वो डिस्क्वालीफाई होके प्राइम मिनिस्टर चला गया। जी सर, यूसुफ अगर गिलानी गया तो पीपल पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए। नवाज शरीफ साहब गए तो हसन अब्बासी आ गया, उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। इमरान के खिलाफ वोट आप लोग कॉन्फिडेंस था या वो उसको एक्सेप्ट कर लेता, पार्टी के किसी और आदमी को कर लेता, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करने देते तो शायद आज ये स्थिति आती है। यासीन साहब मैंने आपसे पहले सर सलमान आबिद साहब से ये सवाल किया था, लेकिन अभी सवाल सर आपसे करना चाहता हूँ कि 4-5 केस बड़े अहम हैं पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ। एक तोशाखाना का केस है, दूसरा फॉरेन फंडिंग का केस है जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, और तीसरा केस 2 दिन पहले जो उनकी तीसरी शादी के निकाह वाला मामला है, और चौथा केस अब ये साइफर वाला मामला, और 5वां केस उनकी बेटी की शनाख्त वाला मामला। आप एक सीनियर कानूनदान हैं, आपने सियासत की नशे व फराज भी देखे हैं, लेकिन आपकी कानून पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है और गिरफ्तार आप माहिर कानून है। आपकी नज़र में सबसे ख़तरनाक केस कौन सा हो सकता है पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ से? देखें, मेरे नजदीक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये केस बहुत सख्त है, तोशाखाना का केस सख्त है। जी सर। और फॉरेन फंडिंग वाला केस, ये 3 केस बहुत सख्त है। बाकी एटीसी कोर्ट में जिनमें आपको नामजद किया गया। जी सर। और अगर चालान होता है, ट्रायल होता है, एटीसी कोर्ट अगर अपने केसेस को खुद प्रोसीड करता है। जी सर। और हुकूमत डायरेक्शन देती है, क्योंकि एटीसी कोर्ट का भी प्रोविजन है कि तकरीबन 1 महीने के अंदर आपको केस कंक्लूड करना होता है, जो नहीं होता। जी। तो आप एविडेंस लाएं, नवाज शरीफ की तरह स्पेशल लाएं, डे टू डे की हियरिंग करें और फारिग कर दें बंदे को। लेकिन ये 3-4 केस ऐसे हैं जो बड़ी सीरियस नेचर के हैं। मेरे नजदीक साइफर वाला मामला है, आपको बेहसियत वज़ीर आज़म उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था। जी। और ये मेरे नजदीक ओथ की खिलाफवर्जी है, ओथ की खिलाफवर्जी मेरे नजदीक गद्दारी बना दीजिए। ओके। लेकिन आपके हमारे क्या मसाइल है कि आपने 9 मई के हवाले से कई लोगों को पकड़ा हुआ है मिलिट्री कोर्ट में, शायद केस भी प्रोसीड कर रहे हैं, पर जो असली मुजरिम है उसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। यासीन साहब, आपको लगता है कि खान साहब के ऊपर अब जो नाहली वाला मामला है उससे बच नहीं सकते? हर सूरत आपको लग रहा है कि नाहली होगी? सर, मैं कहता हूँ कि अगर फॉरेन फंडिंग में कल कोर्ट आपको 1 दिन की सजा दे देता है, मैं नहीं कहता, लंबी सजा की बात नहीं करता। जी सर। तो क्या इमरान खान 5 साल के लिए सियासत से नहीं होता था? ओके। क्या वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता? ओके। क्योंकि कोर्ट की सजा 1 घंटे की सजा भी जो है बिल्कुल सही कह रहा है। सर, 2023 की जो इलेक्शन होने जा रही है, आपको उसमें पीटीआई चेयरमैन इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं या आपको इलेक्शन से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं? सर, मुझे पीटीआई का कोई सूचना 2023 के इलेक्शन में नजर नहीं आता। बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे साइफर वाले मामले पे और जो पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ जो दीगर केसेस हैं उस पर आपने बड़ा तफसीली तौर पे उसकी कानूनी नुक्ते नज़र किया, और आपका ये कहना है कि आपको कम अज़ कम पीटीआई चेयरमैन अब इलेक्शन में लड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। नाहली जो है आपको लग रहा है कि हर सूरत होगी। हाँ, नाहली थी यहाँ पीटीआई चेयरमैन जे ला कोई हुकूमत ॿियो को महाज़ भी खोले थी पई। हाँ, इहो तो वक्त ही ॿुधाईंदो त प्रोग्राम जो वक्त पे पुॼाइणी थी तो पचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।